देखिए कल जो हमने न्यूमेरिकल बोला था उस क्वेश्चन को हम लगवा रहे हैं। जो लोग लगा लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं लगा वो देखें। यहाँ 20 त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में त्रिज्या कितनी दी गई? 20। त्रिज्या को हमने कैपिटल आर से लिखने बताया था कि कैपिटल आर का मान कितना? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 की घात माइनस 2 से गुणा करते हैं, यानी 100 से भाग। और 100 से भाग का मतलब ऊपर जब लेके आओगे तो 10 की घात माइनस 2 ही बन जाएंगी। वो हमारा किस में हो जाएगा? मीटर में। धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही? 4 एम्पियर। तो आई का मान कितने एम्पियर? 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ए बना तो एम्पियर हो गया। उसके आगे फिर कितना दिया गया? लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बी का मान ज्ञात करना है। तो बी बराबर ज्ञात करना है लूप के केंद्र पर। अगर फेरों की संख्या n होगी तो लगाएंगे, जब फेरों की संख्या n नहीं है तो n ना लगाओ। म्यू 0 आई बटे में 2r, उसमें होता था म्यू 0 n आई बटे 2r। म्यू 0 का मान 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7। म्यू 0 का मान 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7। आई का मान कितना है? 4 बटे में 2। आर का मान त्रिज्या कितनी दी गई? 20 गुणे 10 की घात माइनस 2। तो इसको 4 से काट सकते हैं। 4 से क्या? 2 से काटो, 2 दूना 4 और 2 दशामन और 20 और 2 से ये कट गए तो कितना बचा? 4 और पाई का मान रख दो 3.14। 3.14 और घातें देखो कितनी? माइनस की 2 घातें ऊपर गई प्लस की, इसमें 2 घट गई माइनस की 5 बची। लेकिन एक ये भी है, इसको भी हटा दो। पहले यहाँ देखो 2 में से 1 घटा माइनस की 1 बची, 1 ऊपर कम होगी 10 की माइनस 6 बचेगी। 10 की घात माइनस 6 4 से गुणा करा दो। 4 चक्को 16, 4 एक 4 एक 5 और 4 दिया 12। तो 12.56 गुणे 10 की घात माइनस 6 ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ये अगर पॉइंट यहाँ लगाओ घाते 5 लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका टेस्ला, ये इसका आंसर हो गया। समझिए इसमें बायोसेवर्ट के अनुप्रयोग हमने उस पहले वीडियो में पहला हम लोग पढ़ा दिया था। अब इसको दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। पहले क्या था? वृत्ताकार लूप था लेकिन केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र था। अब उसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। जैसे कोई मान लो वृत्ताकार लूप है, जैसे ये मान लो वृत्ताकार लूप है, पहले केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र था। अब इसके अक्ष पर, जैसे ये मान लो मार्कर, जैसे ये अक्ष है, इसके अक्ष पर मान लो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कुछ ना कुछ दूरी पर। तो हम इसका एक चित्र बनाएंगे, लेकिन अब ये इस प्रकार नहीं बनाएंगे। ये वृत्ताकार जो कुंडली हमारी वो इस प्रकार रखी होनी चाहिए। तो फिर ऐसे गोल बिल्कुल ना बनाओ, थोड़ा इस प्रकार बनाइए, मतलब कि इस प्रकार से लगे, मतलब अक्ष इधर को मानेंगे ऐसे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हमने मान लो गोल कुंडली बना ली। इसका मतलब कुंडली ऐसे है, इसका मतलब ये नहीं से गोल बन नहीं रही। ये मतलब जो कुंडली है वो इस प्रकार रखी हुई है। तो यहाँ पे इसका सेंटर रहा होगा, इसका केंद्र O। अब इसके अक्ष के अनुदिश तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके अक्ष से मान लो कितनी दूरी पर? R दूरी नहीं मानेंगे, X दूरी मानेंगे। R तो हम इसको कहां से मानते हैं? कुंडली से। यहाँ इसकी परिधि से दूरी मानते हैं R। देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको X दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का मान किन तरीकों से बनेगा उसको जरा ध्यान समझिए। जैसे मान लो ये कुंडली है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हो? इस पर अल्पांश मानते हो dl। ऐसा करो, एक यहाँ पर ये भी बना दो। एक में मान लो धारा प्रवाहित हो रही, एक से मान लो धारा जा रही है और एक से धारा बाहर निकल रही है। तो इसमें धारा मान लो ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बायोसेवर्ट का जो अनुप्रयोग लगाते हैं उसमें अल्पांश मानना पड़ता है dl। तो मान लिया हमने इसके एक पृष्ठ पर, यहाँ पर कहीं पर भी मान सकते हो। वो तो तुम्हारी इस प्रकार से गोल है बिल्कुल रिंग, तो उसमें कहीं पर प्रश्न मान सकते हो। ये मान लो एक अल्पांश हमने इतना मान लिया dl है। कितनी लंबाई का? dl। अब इस लंबाई के कारण हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा P पर। तो इस लंबाई के कारण हमने बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ये दूरी मानेंगे R। ये दूरी कितनी मानेंगे? dl से जो लंबाई होती है वो R मानते हैं। अब ये जो इसकी त्रिज्या वो मान लेते हैं, वो कितनी मान लेते हैं? R, कैपिटल R। हम त्रिज्या को किसे मानते हैं? कैपिटल R। और ये स्पर्श रेखा होती है और ये वृत्त की परिधि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी यहाँ पर जो sin थीटा का मान जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 ऐसा बनेगा। क्या एक ही dl मान सकते हैं? बहुत से dl मान सकते हैं। एक dl और यहाँ पर हम मान लेकर
तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा dl। तो इसको इस प्रकार से भी यहाँ मिला सकते हैं, ये भी तुम्हारा वही रहेगा और इधर भी बना सकते हो। मान लो जैसे एक वृत्ताकार कुंडली है ऐसे, तो उस पर बहुत छोटे छोटे इसकी पूरी परिधि पर हम अल्पांश मान सकते हैं, लेकिन एक के द्वारा अगर हम ज्ञात कर लें तो उसका हम समाकलन कर दें, समाकलन का मतलब होता है योग, कुल उसका हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, लेकिन इसके लिए यहाँ पर जो हमारे अल्पांश है वो कई बन रहे हैं। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो बिंदु P पर लंबवत बनेगी। कैसी बनेगी, लंबवत। तो इसलिए हम जो इसके जो दो घटक बनाएंगे इसमें, यहाँ पर हमारे जो जैसे मान लो इस अल्पांश के कारण यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, लेकिन वो लंबवत ऐसे ऊपर को कैसे बनाएंगे, ऊपर तो बन नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा इसको तिरछा कर देंगे ऐसे। ये मान लो इसका जो था वो कैसा था, लंबवत था, इसको मान लेंगे db1। मान लो इस dl के कारण ऐसे हमने L1 और L2 दो समझ लो, दो अल्पांश लिए L1 और L2, एक हमारे पर यहाँ पर बना। तो ऐसे इसी प्रकार इसके कारण भी तो एक बनेगा, अब वो ऐसे नीचे को हम बना देंगे, और वो हम क्या लिख देंगे, db2 लिख देंगे। ये दो ही चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेंगे, दिमाग लगाओ, इसके ज्यादा भी बनेंगे। ये मान लो कोई वृत्ताकार लूप थी तो उसमें हम बहुत से अल्पांश मान सकते हैं, और बहुत से हमारे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे। तो ऐसे तुम्हें पता नहीं लग रहा तो इनको कितने जोड़े, इन दो को ही जोड़े या तीन को जोड़े, चार को जोड़े, कहीं पता लग रहा नहीं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इनके घटकों में वियोजित करते हैं। दो घटक उसमें हमने पढ़ाए थे, अच्छी और निरक्षी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र चल रहा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी स्थिति में दो घटकों में उसका कारण हमने कैसे बताया था। देखो जब कोई दो ऐसे बना हो, ये कोई इसका मान हमें मान लो ज्ञात करना हो, ये जैसे ई हो अगर ये, और यहाँ पे एक कोण तुम्हें थीटा पता हो, तो अगर ये लाइन तुम्हें ज्ञात करनी हो, ये लाइन पता करनी हो, तो जिसके साथ में कोण होता है उसके साथ में काश थीटा बढ़ जाता है। तो जैसे ई है तो ये लाइन जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, ई काश थीटा। इसके साथ में देखो कोण मिला, और इसके साथ में कोण नहीं मिला क्योंकि यहाँ कोण नहीं बन रहा है, तो इसके साथ में आ जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, इतना ध्यान रखना, जिस रेखा के साथ में कोण होगा उसमें काश लगाएंगे, और जिस रेखा के साथ में कोण नहीं होगा उसमें साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर इसके दो घटक पहले तोड़ोगे, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक। इस बिंदु पर लंबवत घटक बिल्कुल ऐसे लंब डालोगे, लंबवत घटक का मतलब इसको हमने लंब डाल दिया। ये तुम्हारे कैसे घटक हो गए, लंबवत घटक हो गए, इसको मिटा दीजिए। अब ये तुम्हारा कौन सा घटक हो जाएगा, क्षैतिज घटक। ऐसे अब ये बन गए, अब ये तुम्हारे घटक बन गए। देखो अब ये वाला तुम्हें मान निकालना हो, अब इनमें तो एक कोण पता होना चाहिए, तो ये तुम्हें ये भी दूरी पता हो जाएगी, ये भी मान पता हो जाएगा, दोनों मान पता हो जाएंगे। मान लो इसके लिए एक कोण हम ये मान लेते हैं अल्फा, ये कोण कितना मान लेते हैं, तो ये कोण कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये पूरा जो है वो कितना है, 90 माइनस अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा बचेगा। और ये भी जो हमारा कोण बना, ये जो इतना ये भी 90 है, क्योंकि ये वाली रेखा और ये जो रेखा ये ऊपर ये भी क्या तुम्हारी लंबवत है। तो हमें मान लो इसमें का ये जो है अगर ये 90 है और ये अल्फा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, कोई बताए, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी रेखा का जो कोण होता है वो 180 होता है। कितना होता है, 180। 180 कोण होगा, तो बताओ अब 180 के कोण में से ये अल्फा भी घटा दो, ये 90 भी घटा दो, तो कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा। कितना बचेगा, क्योंकि देखो ये 90 है ये अल्फा है, तो 180 में से तुम क्या करोगे, 90 प्लस अल्फा दोनों जोड़ के घटा दोगे। तो 180 में जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये निशान क्या हो जाएगा, माइनस का। 180 से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 और माइनस अल्फा, यानी ये जो कोण आ जाएगा वो 90 माइनस कितना आ जाएगा, अल्फा। बस ये कोण निकालने के लिए हमने ये बात बताई। और ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस अल्फा ही होगा। अब तुम्हें इसके दोनों घटक तुम बना सकते हो, ये वाला घटक निकाल सकते हो, ये वाला घटक निकाल सकते हो। अब बताओ ये B1 है तो इसके साथ में बताओ तुम्हारा कोण क्या होगा, इसके साथ में कोण मिल रहा, तो कोण मिल रहा तो उसके सामने काश लगाओ, तो क्या लगाएंगे, db1 और काश, और थीटा की जगह है कितना, 90 माइनस अल्फा है, लेकिन बाद में हो जाएगा साइन। काश 90 माइनस अल्फा क्या होता है, तो db1 क्या बन गया, साइन अल्फा बन गया। क्या बन गया, यानी इसका एक घटक आ गया इधर,
इधर कोई एरो लगा मतलब इसकी दिशा इधर बना देंगे। इसी प्रकार से इधर का वाला बताओ, नहीं पहले ऊपर ये भी निकाल लेते हैं। इसमें कोण नहीं मिला, ये तो पूरा कोण बना था, उससे हमें मतलब नहीं है, अभी हम ये मिटा भी सकते हैं, खाली तुम इतना वो तुमने समझने के लिए तुम्हें बताया था। अब यहाँ देखो ये वाला कोण कहीं मिला, हमने अभी बताया जिसके सामने कोण नहीं मिलेगा उसके साथ में क्या लगाएंगे, dv1 sin थीटा, क्या लगाएंगे, और थीटा की जगह 90 माइनस, लेकिन 90 माइनस अल्फा बाद में क्या बन जाएगा, कास अल्फा बन जाएगा, बाद में क्या बन जाएगा, कास अल्फा बनेगा। अब कास अल्फा की बात हम इसको हल करेंगे। देखो अब इसी प्रकार बिल्कुल सेम यहाँ भी ये दो घटक है, इनमें भी तुम्हारा जब इस लाइन में देखो फिर से इस लाइन के लिए रहोगे तो यहाँ भी तुम्हें 90 माइनस अल्फा, तो यहीं पे दोनों बन जाएंगे, b1 भी और b2 भी। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, db2 कास, और कोण की जगह कितना है 90 माइनस अल्फा है। अब कास 90 देखो db2 तो ऐसे रहेगा, अब कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। इसी प्रकार ये वाला बताओ, यहाँ भी कोण नहीं मिला तो db2 तो ऐसे रहेगा, अब इसके सामने कोण नहीं मिला साइन और 90 माइनस अल्फा, लेकिन बाद में कास बन जाएगा, तो db2 यहाँ क्या हो जाएगा, कास अल्फा। ये तुम्हारे जो दो घटक है ये b1 और b2 ये ऊपर जा रहे हैं और ये इधर है, मतलब 180 के कोण पे बना रहे हैं। ये बराबर होने के कारण इनकी तीव्रता अंतर से निकाली जाती है, तो ये दूसरे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। परिमाण में समान और विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाते हैं। लेकिन जबकि ये वाले जो दो घटक आए हमारे कौन से क्षैतिज घटक, वो एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बिल्कुल सेम उसी के जैसा है जैसे अच्छी निर्ची वाला हमने सूत्र सिद्ध किया था। बस इतनी बात तुम्हें समझनी थी। अब इसके आगे जो हल करेंगे वो बहुत आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2-3 बार ये वीडियो देख लेना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। पहली बार ना समझो दोबारा समझिए, 3 बार वीडियो देखिए, सब समझ में आएगा। चलो पहले इतना लिखिए, इसके बाद नोट करते हैं। देखो माना एक वृत्ताकार कुंडली, माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या a है, माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या a नहीं मानो, तुमने क्या माना, कैपिटल R, त्रिज्या R मानी, देखो कैपिटल R है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। हमें इसके केंद्र O से x दूरी पर, हमें इसके केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। x दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब इसमें चित्र बना लीजिए पहले। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, चित्र के नीचे लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए लूप पर, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए लूप पर दो अल्पांश dl1 व dl2 लेते हैं, dl1 व dl2 लेते हैं, dl1 व dl2 लेते हैं, जिनके कारण हाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dv1 व dv2 है, dv1 व dv2 है, ये बने dv1 व dv2। अब इनके हम क्या करेंगे, घटक तोड़ेंगे। अब देखो बिंदु P पर, इसी में लिखो अभी, बिंदु P पर वेक्टर क्या लगा, ऐसे लिख लो, b1 व b2 को, देखो बिंदु P पर b1 व b2 को, d कोई जरूरी नहीं, b1 व b2 को
दो घटकों में वियोजित किया जाता है। V1 व V2 को दो घटकों में वियोजित किया जाता है। दो घटकों में वियोजित किया जाता है। देखो, लंबवत घटक, लंबवत घटक परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण, लंबवत घटक परिमाण में बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। परिमाण में बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। जबकि क्षैतिज घटक, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं, परस्पर जुड़ जाते हैं। अब जुड़ गए तभी तो हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। लास्ट में बोलो अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, लास्ट में नहीं लिखना, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको ज्यादा वैसे अपने याद करने की कोशिश मत करना, जो लिखाया गया है उसको अपने शब्द में लिखो। देखो हमने लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए लूप पर दो अल्पांश dl और dl2 लेते हैं, जिनके कारण हमारे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dv1 और dv2 बनते हैं। फिर इस बिंदु पर ये जुड़ नहीं रहे, तो इसलिए हम क्या करें, तो जुड़ नहीं रहे क्यों? क्योंकि एक वहां जा रहा है, एक वहां जा रहा है, इनके बीच का कोण नहीं पता चल रहा। कोण पता चलता है तो डायरेक्टली जोड़ देते परिणामी सूत्र से, लेकिन जब कोण नहीं पता चलता है तभी इसके दो घटक तोड़े जाते हैं। तो घटक तोड़ लेते हैं तो कोण पता चल जाते हैं। जब हमने इनको दो घटकों में तोड़ा तो एक इधर 180 कोण पता चल गया, निरस्त हो गए, और ये वाले कोण 0 आ गया, जुड़ गए, तो इसलिए घटक तोड़े जाते हैं। अब इसके आगे इसको सूत्र सिद्ध करते हैं। तो परिणामी इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र dv बराबर, dv क्या समीकरण कर दो, कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा b बराबर, कौन से घटक जुड़े, dv1 sin अल्फा प्लस dv2 sin अल्फा। क्या ये दो ही बनेंगे? हो सकते हैं अल्फा और बने अभी, प्लस dl3 d4 d5 सब बनेंगे। तो ऐसा करो, दो ही नहीं लिखोगे, कुल चुंबकीय क्षेत्र लिख दो, dv sin अल्फा, dv क्या कर दीजिए sin अल्फा। तो इसका मतलब ये कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। dv sin अल्फा का मतलब कुल चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तो इसका sin अल्फा का मतलब 1 2 3 समाकलन लग गया, इसका मतलब सब शामिल हो गए, 1 के कारण भी, 2 के कारण भी, 3 के कारण सब शामिल हो गए। अब dv का मान हम इस बिंदु P पर बायो-सेवर्ट के नियम से निकाल लेंगे। बायो-सेवर्ट के नियम से पहले इतना मिटा देते। अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर dv sin अल्फा, dv sin अल्फा। तो dv, अब बायो-सेवर्ट के नियम से dv का मान निकाल लेंगे। बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट का नियम का सूत्र dv बराबर μ0 बटे 4 पाई i dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। ये दूरी आ रही है, dl को L1 का मतलब dl बहुत अल्प बनने होंगे, वो L ही मान लीजिए। आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। कोण खाली कितना बना यहाँ पर 90। कोण कितना बनेगा? क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक जगह पर लंब होती है, 90 का कोण बनाती है, तो इसलिए कोण यहाँ कितना हो गया 90। इसका sin 90 कोण कितना हो गया 1। तो खाली बचा कितना, dv बराबर μ0 बटे 4 पाई i dl बटे में कितना r स्क्वायर। अब यहाँ पर dv का मान रख दो, dv की जगह पर ये वाला मान, dv की जगह, लेकिन यहाँ थीटा नहीं था, अल्फा चल रहा था उसमें, तो अब यहाँ पे मान नहीं, तो थीटा यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है। तो b बराबर समाकलन ऐसे ही, dv की जगह पर कितना μ0 बटे 4 पाई i dl बटे में कितना r स्क्वायर, अब इंटू में कितना है sin अल्फा। समाकलन लंबाई का होगा जिसमें d लगा होता है, इनको बाहर रखो। तो b बराबर μ0i बटे 4 पाई r ऐसे रहने दो, μ0i बटे 4 पाई r स्क्वायर ऐसे रहने दिया। और समाकलन कुल लंबाई,
समाकलन और dl। साइन अल्फा भी लेकिन रह गया। साइन अल्फा का मान इस चित्र से कोई बताए, लंब बटे कड़ से। साइन अल्फा क्या होता है? लंब बटे कड़। लंब कितना होगा? जब अल्फा के सामने लंब ही है और कड़ ये, तो r बटे r कितना हो जाएगा? साइन अल्फा की जगह r बटे r, साइन अल्फा की जगह r बटे r। और इसका मतलब परिधि की कुल लंबाई, अब परिधि की कुल लंबाई वृत्त की परिधि यानी 2 पाई r कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। म्यू 0 i बटे में कितना? 4 पाई r स्क्वायर। इसकी जगह रख देंगे 2 पाई r, 2 पाई r और इंटू में कितना है? r बटे r। r की यहाँ गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा? r क्यूब। पाई से पाई भी काट दो, 2 से इसको भी काट दो, तो म्यू 0 कितना बचा? i r हो गया r स्क्वायर बटे में कितना हमारे पास आ गया? 2r क्यूब, 2r क्यूब। अब आंसर में तुम्हें ये सिद्ध करना है म्यू 0 n तो बाद में बढ़ा ही लेंगे, n को छोड़ के देखो खाली। म्यू 0 i बटे r स्क्वायर ऊपर आ गया, देखो म्यू 0 i r स्क्वायर आ गया, 2 भी आ गए, खाली r क्यूब की जगह ये होना चाहिए। मतलब स्मॉल r इसमें से गायब किया गया है। अब स्मॉल r का मान हम इसके समकोण त्रिभुज से निकाल सकते हैं। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो समकोण त्रिभुज से यानी समकोण त्रिभुज से लगाएंगे कड़ का स्क्वायर यानी स्मॉल r स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कैपिटल R स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी x स्क्वायर। स्क्वायर हटा दे रूट चढ़ जाएगा, और रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 घात कितनी होती है? अब यहाँ मान रखो, तो b बराबर म्यू 0 कितना था? i r स्क्वायर बटे में कितना है? 2। अब हम r की जगह पर ये रखेंगे और 3 तुम्हारी घात में, तो 3 एकम 3/2 हो जाएगा। यहाँ कितना है? तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात कितनी? 3/2 बन जाएगी। लेकिन इसके आगे ये भी तो है, लेकिन फेरों की संख्या n हो तो n से गुणा कर देंगे। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? n हो, फेरों की संख्या कितनी हो? n हो, तो इसमें क्या कर देंगे? n से गुणा कर देंगे। म्यू 0 n i r स्क्वायर बटे में कितना? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात कितनी? 3/2 और ये 2 लिख लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको 2-3 बार वीडियो देखना है, ठीक है? देखो इसका एक न्यूमेरिकल लगवा रहा है इसी अनुप्रयोग पर, उसको हम बोल दे रहे हैं एक बार। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में रुक जाओ, अभी इसको लगवा देते हैं, ठीक है? इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली की अक्ष पर स्थित, कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब इसको समझिए, देखो अभी बिल्कुल जो क्वेश्चन कराया उसी पर न्यूमेरिकल है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा। एक कुंडली में 100 फेरे हैं, फेरों की संख्या को n से, तो n का मान कितना? 100 फेरे हो गए, तो n बराबर हो गए 100 फेरे। उसके बाद में उसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हमने कैपिटल R से लिखा, कैपिटल R बराबर 3 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर बनाना जरूरी है। 10 की घात -2 से गुणा करेंगे तो मीटर हो जाएगा। 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर कितने एम्पीयर? 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर उसके बोला गया कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, और केंद्र से दूरी हमने x मानी थी, तो x बराबर 4 सेंटीमीटर। कितनी दूरी? 4 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को यहाँ भी मीटर बनाओ, 10 की घात माइनस किससे गुणा? 2 से गुणा। उसके बाद में पूछा गया बस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सभी मान पता हो गए, चुंबकीय क्षेत्र V का सूत्र लगा दीजिए, V बराबर क्वेश्चन मार्क, यही सूत्र लगाइए। V बराबर म्यू 0 n i r स्क्वायर बटे में कितना? 2 ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात कितनी? 3/2। अब मान रख दो सबका। म्यू 0 मान जानते हो कितना? 4 पाई गुणे 10 की घात -7। म्यू 0 जगह रखेंगे 4 पाई गुणे 10 की घात -7। n का मतलब फेरों की संख्या 100, i का मतलब कितना? 2, और कैपिटल R का मान कितना है? 3 गुणे 10 की घात -2 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दो, 3 3 9 घाते 4 हो जाएगी। मतलब या तो 2 बार लिख लेते, लेकिन हमने उसका वर्ग कर दिया। बटे में कितना? 2 ऐसे ही।
आर स्क्वायर यहाँ भी वर्ग करके लिख लो। 3 तिया 9 गुणे 10 की घात -4 प्लस x का मतलब x का भी वर्ग करके 4 चक्कू 16 गुणे 10 की घात -4 16 गुणे 10 की घात -4 घात कितनी है 3/2 2 से ये 2 तुम काट दो ऊपर कितने बचे 9 की 4 में गुणा 36 हो जाएंगे और 36 पाई घातें ऊपर कितनी बची 10 की घात 7 और 4 कितनी हो गई 11 में से 2 घट गई कितनी बची 9 तो 10 की घात माइनस की 9 बची बटे में देखो ये x समझो 9x में 16x जुड़ गए कितने हो जाएंगे 25x कितने हो जाएंगे x का मतलब 10 की घात -4 क्योंकि जोड़ में घातें नहीं जुड़ती घातें गुणा में जुड़ती है ऊपर घात कितनी है 3/2 अब इसका वर्गमूल निकाल लो इधर ऊपर 36 पाई ऐसे ही गुणे 10 की घात -9 ऐसे वर्गमूल लिख लो 5 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर अगर लिख दे बात तो एक ही लेकिन ऊपर घात 3/2 पहले से लगी तो ये 2 से 2 कट जाएंगे तो ऊपर 36 पाई का मान रख दो 3.14 3.14 चलो रख दे 10 की घात माइनस का कितना 9 बटे में 25 की 5 का क्यूब करोगे 25 5 पंचे 125 और घात 6 हो जाएंगी घातें कितनी हो जाएंगी 6 बस इसकी वहां गुणा करा के 125 से भाग करेंगे और ये घात ऊपर लाएंगे वही इसका आंसर हो जाएगा इतना अपने आप कर लीजिए।